जर्नल के जो डाउट्स हैं, पहली बात हमेशा समझ लो कि जब भी आप जर्नल बनाते हो तो मतलब जर्नल का फॉर्मेट एंड नरेशन बाय डिफॉल्ट है। कभी भी ये मत सोचना कि हमें लगा कि इसमें 2-4 एंट्रीज हैं तो फॉर्मेट ना बनाएं, या हमें लगा कि ये तो प्रैक्टिस के लिए है इसलिए फॉर्मेट ना बनाएं। जर्नल की एक एंट्री भी करनी है ना तो फॉर्मेट बनाना है एंड नरेशन लिखनी है। ठीक है, अब आपके डाउट्स लेना शुरू करते हैं हम। चलो थर्ड से स्टार्ट करते हैं। थर्ड का बी पार्ट, रिसीव्ड एन ऑर्डर received an order from Kapil for the supply of goods worth rupees 40,000. In this connection, we received 20,000 as advance. जब भी कभी ऑर्डर रिसीव होता है तो देयर इज नो एंट्री फॉर रिसीविंग एन ऑर्डर, कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। फर्स्ट पॉइंट है थर्ड का बी पार्ट, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम कपिल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 40,000। हमेशा ध्यान रखो कि सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए हम कभी कोई एंट्री नहीं करते। आप अपना करो, सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए हम कोई एंट्री नहीं करते, सॉरी ऑर्डर रिसीव करने के लिए हम कभी कोई एंट्री नहीं करते, क्योंकि जब हम ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं तो वो एक हमारी ऑर्डर रिसीविंग बुक होती है, उसमें सिर्फ चला जाता है, जर्नल एंट्री कोई नहीं होती। बट हमें उसके साथ 20,000 एडवांस मिला है, तो वो जो एडवांस मिला है हम उसकी एंट्री करेंगे। एडवांस कैश के फॉर्म में आया है तो हम क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम, कौन है, कपिल, अकाउंट। कितना हो गया, 20,000। मैंने यहाँ पे नरेशन नहीं लिखी क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पेस बना रही हूँ और मैं थोड़ी ज्यादा एंट्रीज लिखना चाह रही हूँ, लेकिन आप लोग कभी भी ये नहीं कहोगे कि मैम आपने नहीं लिखी तो हमने भी नहीं लिखी, आपको लिखनी ही है। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 10,000। हमने गुड्स सोल्ड किए, कैश आ रहा है, यानी कि एक डेबिट, बट कम्स इन, सेल्स हमारे लिए इनकम है तो सेल्स अकाउंट, सेल्स इनकम है ना, तो इनकम है तो क्रेडिट होगा। और सेल्स टैक्स एक लायबिलिटी है, सेल्स टैक्स अकाउंट ये एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट होगा, कैश इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा क्योंकि एसेट है। तो हम क्या करेंगे, कैश, सेल्स हमारी है 10,000, इस पे 7% 700 और कैश आ गया 10,700। समझ में आया, क्लियर हुआ? हाँ, सेल्स अकाउंट मैंने बताया वो इनकम है इसलिए हम उसे क्रेडिट कर रहे हैं। सेल्स टैक्स इज अ लायबिलिटी, ये लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए हम क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट? आगे बढ़े, पक्का? नेक्स्ट हमारे पास आता है डी पार्ट। डी पार्ट में गिवन एज चैरिटी, कैश, गुड्स एंड अ सोफा सेट विद 4,000। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है, टू कैश, टू फर्नीचर और टू परचेजेस। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि कैश हमारी एसेट है, हमारी एसेट डिक्लाइन हो रही है, फर्नीचर भी एसेट डिक्लाइन हो रहा है,
और हमारा एक्सपेंसेस भी डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, तो कितने कितने से? कैश 1000, गुड्स यानी कि परचेजेस 3000, सोफा सेट 4000, तो क्या चैरिटी में आ गया 8000। समझे? क्लियर? पक्का? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 7th का सेकेंड पार्ट देखो। पेड टू सीता 965 इन फुल पेमेंट ऑफ हर ड्यूज ऑफ 1000। हमने सीता को पे किया, सीता इज द रिसीवर, तो सीता डेबिट। टू कैश, और हमने सीता हमको अगर हम पे कर रहे हैं तो मतलब सीता कहीं ना कहीं हमारे लिए क्रेडिटर रही है, हमारी जो लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो रही है, लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है कितने से? 1000 से, जबकि हमारा कैश जा रहा है सिर्फ 965, बाकी क्या है? 35। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है हमारे लिए? इनकम। तो यहाँ पे इनकम इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे असेट डिक्रीज हो रहा है। समझ में आई? ये सब, ये हमारी ये वाली एंट्री, ये तीनों एंट्री जो हमने की हैं इन्हें हम कहते हैं कंबाइंड एंट्रीज, जहां पे मोर देन वन डेबिट या क्रेडिट होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड कंबाइंड एंट्रीज या कंपाउंड एंट्रीज। ठीक है, इसके बाद थर्ड, 7th का थर्ड, परचेज्ड अ मशीनरी for cash 30,000 and pay 2,500 in cash as wages on installation। हमने किया था कि जो भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ ऐड होंगे? मशीन में। तो हम क्या लिखेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 32,500। ये हो गई हमारी। ठीक है, फोर्थ ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? ब्रिक्स रुपीज 150, टिम्बर 1 लाख, परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट वॉज मेड बाय चेक। अगर हमने ब्रिक्स और टिम्बर परचेज किए हैं बिल्डिंग के लिए तो हमारा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा, और क्योंकि हमने पेमेंट चेक से की है तो हमारा बैंक क्रेडिट होगा। तो हम क्या लिखेंगे? नहीं, परचेजेस वर्ड हमेशा गुड्स के लिए यूज होता है। टू बैंक अकाउंट, कितना हो गया? 2,50,000। समझ में आया यहां तक? कोई डाउट तो पूछ लो अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 का फर्स्ट पार्ट। प्रोप्राइटर withdrew for his personal use cash 2,000 and goods worth rupees 1,000। तो प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किए तो ड्रॉइंग्स हो गए, ड्रॉइंग्स डेबिट हो गया, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और उसने गुड्स विड्रॉ किए। ठीक है, और कैश विड्रॉ किया, तो जो कैश विड्रॉ किया उसके लिए कैश अकाउंट, और जो गुड्स विड्रॉ किया उसके लिए परचेजेस अकाउंट। तो कैश कितना विड्रॉ किया? 2,000 और गुड्स 1,000, तो टोटल हो गया 3,000 का। तो टोटल ड्राइंग्स हो गए 3,000। जितना कैश कम हुआ, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, वो हमने कर दिया। परचेजेस जो भी हमारे गुड्स विड्रॉ हुए वो क्रेडिट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट 8 का 5th।
Goods worth rupees 10,000 destroyed by fire. Insurance company admitted claim for 60% amount. Goods 10,000 के destroyed by fire है, तो loss by fire account debited to purchases. कितने के थे ये? 10,000. अब फिफ्थ में ही हमारा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम एक्सेप्ट हो गया, तो जितना क्लेम एक्सेप्ट हुआ इंश्योरेंस कंपनी डेबिटेड, उतने से हमारा लॉस कम हो गया. जो हमने यहाँ पे अपना लॉस इंक्रीज किया था, अब हमारा वो लॉस कम हो गया 60%, तो लॉस बाय फायर 60% है 6,000. हाँ जी, इसकी नरेशन अलग जाएगी और इसकी नरेशन अलग जाएगी. तो लॉस इन ट्रांसिट या लॉस बाय थेफ्ट कर दो, एक ही बात है. हाँ, क्योंकि हमने, हमारी गुड्स जा रही है ना, गुड्स जा रही है, हाँ, तो हमारी एक्सपेंस यहाँ पे कम हो गए ना, इसलिए. ठीक है. देन नाइन्थ में मार्च 12 इज बैंक्ड कैश सेंड टू बैंक, यानी कि हमने 1 लाख रुपीस बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं. तो मार्च 12 बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. कितने से? 1 लाख. ठीक है. तो हमने कहा जितना भी बैंक में पैसे जमा कराए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. क्यों? बैंक रिसीवर है और कैश गोज आउट है. ठीक है. यहाँ पर बैंक हमारे लिए रिसीवर है और ये गोज आउट है. बैंक में पैसे जमा कराए ना हमने, तो बैंक रिसीवर हो गया. मार्च 22 bought shares in Colgate Limited for 50,000 and brokerage paid 2%. All the payments made by check. तो हमने शेयर्स परचेज किए. शेयर्स परचेज करेंगे मतलब इन्वेस्टमेंट्स हुई, तो हमने लिखा शेयर्स इन कॉलगेट लिमिटेड. ठीक है. डेबिट, इसको आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हो. अगर पूरा नहीं लिखो तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हो, वो भी सही होगा. नरेशन में लिख देना कि हमने कहाँ इन्वेस्टमेंट की. तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक. ब्रोकरेज भी है ना, एक्सपेंस है ना ब्रोकरेज. बैंक कितने के? 50,000 के तो हमने इन्वेस्टमेंट की. 2% मतलब 1,000 और 50 1,000. ठीक है. तो ब्रोकरेज एक्सपेंस है, तो पूरा ना लिखो तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखोगे, वो भी सही हो जाएगा. फिर मार्च 31 सैलरीज अनपेड 15,000, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड 3,000. तो सैलरी इज एन एक्सपेंस, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिटेड. सैलरी कितनी है? 15,000, 3,000, और यहां पे हम एक साथ लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 18,000.
वो भी सही है, अलग अलग तुमने सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग कर दिया, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग कर दिया, वो भी सही है। बट तुम सोचो ना, हर बार दो सेम चीज हम 2 बार लिख रहे हैं, नरेशन भी 2 बार लिख रहे हैं, तो इससे बेटर है कैसे कर लें। ठीक है, फिर प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस। 2 लाख की कैपिटल है, 8% पूरे 1 साल का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिटेड टू कैपिटल। चाहे हमारे पास ड्राइंग्स हो तो ड्राइंग्स इंक्रीज होंगी, जिस पे भी इंटरेस्ट लगता है वो इनहेंस होती है ना। लोन होगा तो लोन का इंटरेस्ट लोन को बढ़ाएगा, कैपिटल का इंटरेस्ट कैपिटल को बढ़ाएगा, जो भी इंटरेस्ट होगा वो उस कंपोनेंट को इंक्रीज करेगा। तो 2 लाख पे 8% हो गया 16,000। नेक्स्ट डाउट इज क्वेश्चन नंबर 13। 13 में जनवरी 27 परचेज मशीनरी फ्रॉम राजीव for ₹5,000, paid him by means of a bank draft, purchased for 5,005। होता क्या है, जब हम बैंक ड्राफ्ट बनवाते हैं तो हमें थोड़े से बैंक चार्जेस देने होते हैं, वो भी हमारे बैंक से ही कम होते हैं, तो वो एक्सपेंस हो गया। तो हमने मशीनरी के लिए जो बनवाया बैंक ड्राफ्ट, परचेज मशीनरी फ्रॉम राजीव, तो मशीनरी की कॉस्ट कितनी है 5,000, बैंक चार्जेस कितने हैं 5 रुपीज टू बैंक। हमारे बैंक अकाउंट से अमाउंट कितना कम हो रहा है, टोटल 5,005 रुपीज। ठीक है, तो 5,005 रुपीज कम हो रहा है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट 14th का 19th वाला पार्ट है। सोल्ड अ मशीन टू सतीश फॉर कैश 15,000। देयर वॉज ए लॉस ऑन सेल ऑफ 11,000। तो सेल ऑफ मशीन फॉर कैश, यानी कि हमारे पास जो कैश आया, नहीं बेटा, हमने कहा कि हमारे पास कैश तो 15,000 आया। अब जो हमारा लॉस ऑन सेल हुआ वो हमारा लॉस है, उसे हम डालेंगे, या तो तुम लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तुम इसको लॉस ऑन सेल अकाउंट भी लिख सकते हो, कुछ भी एक चीज लिख दोगे। चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद रह जाए तो ज्यादा बेटर है, बट अगर तुमने सिंपल लॉस ऑन सेल भी लिखा ना तो भी सही है। लॉस ऑन सेल टू मशीनरी, मशीनरी था ना, इसका मतलब उस मशीन की जो वैल्यू थी वो 26,000 थी, तो 26,000 की मशीन हमने 15,000 में बेची 11,000 के लॉस पे। ठीक है, समझ में आया? पक्का? नहीं आया तो बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। आ गया? मतलब उसकी कॉस्ट पर डी लिखता हूं जी। एमसीक्यूज में ना यही क्वेश्चन ट्रिकी बन के आ जाता है। जर्नल एंट्री, ये ट्रांजैक्शन दे दी, अब आपसे पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीन, अब आप समझ नहीं पाए एकदम से कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीन। अगर इसी क्वेश्चन में प्रॉफिट होता तो वो प्रॉफिट नीचे आ जाता, प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है ना। अच्छा, मेरा डेबिट एक अकाउंट होता, क्रेडिट तो तो बस प्रॉफिट है तो 3 हो जाता है ना। बाय टू प्रॉफिट ऑन सेल। 11,000 प्रॉफिट हुआ, 15,000 की मशीन। नहीं, ये मशीन कितने की होती देखो, 11,000 यहाँ पे हम प्रॉफिट लिख रहे हैं, 15,000 ऊपर लिख रहे हैं, तो मशीन की वैल्यू सिर्फ 4,000 ही है। इसका मतलब हम 4,000 की चीज 15 में बेच रहे हैं, तभी तो प्रॉफिट हो रहा है। फिर 20 पार्ट इंटरेस्ट अर्न्ड, हमने इंटरेस्ट अर्न किया, हमें ये नहीं बोला कि रिसीव हुआ है, हमने सिर्फ अर्न किया, तो यानी कि
accrued interest, account debited to interest account, $35,400। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्ट पेड, अब यहाँ पे लिखा है पेड, साफ लिखा है पेड, यानी कि हमने पे किया है, तो हम करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पे कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं। ये हमारे सारे हो गए। ठीक है, और कोई डाउट्स हैं तो बताओ। अब मैम क्वालिटी है अप्रूव्ड इंटरेस्ट अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। हाँ, क्योंकि ये तो इनकम है, इनकम इंक्रीज हो रही है और ये असेट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए। अप्रूव्ड इंटरेस्ट अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट दोनों अलग-अलग चीजें हैं। हाँ, एक्रूड इंटरेस्ट तो हमारे लिए एसेट होता है ना बेटा। एक्रूड इंटरेस्ट मींस इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, और इंटरेस्ट तो इनकम ही है। और कोई डाउट है पेंडिंग? और अप्रूव्ड इंटरेस्ट क्या होता है? इनकम रिसीव बट इनकम क्या बोला आपने? सोचो सोचो। ड्यू बट नॉट रिसीव। जी, और कोई डाउट है? चलो, तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.